नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे नेपाल के रास्ते चीन की चाल। अपनी हरकतों से बाज न आने वाला चीन एक बार फिर खतरनाक मंसूबों के साथ तैयार है। तभी तो अब नेपाल में भी गुपचुप दखल दे रहा है ड्रैगन। नेपाल के अस्थिरता भरे राजनीतिक घटनाक्रम में विदेश मामलों के जानकार चीन की भूमिका को लेकर संदेह जता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थन है। चीन की भूमिका नेपाल में उनके राजदूत की गतिविधियों से बेनकाब हो चुकी है, इसलिए भारत को सतर्क तरीके से पड़ोसी देश के घटनाक्रम पर नजर बनाए रखनी चाहिए। पूर्व राजदूत और विदेश मामलों के जानकार जी पार्थ सारथी का स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि ओली पूरी तरह चीन के हाथ में खेल रहे हैं। जिस तरह से चीन की राजदूत ओली के दफ्तर को अपना घर समझती है, वह हैरानी भरा है। ओली को किसी न किसी तरह से टिके रहने के लिए चीन से सहायता मिल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई है, एक गुट चीन के खिलाफ है। इस क्षेत्र में चीन अपने समीकरणों के कामयाब ना होने से घबराया हुआ है और पूरा दांव लगा रहा है। वो नेपाल, मालदीव और श्रीलंका में दखल देकर अपनी पसंद की सत्ता चाहता है। हालांकि भारत और नेपाल के सांस्कृतिक और परंपरागत रिश्तों की जगह कोई नहीं ले सकता। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ठीक नहीं है। भारत बिना दखल दिए वहां लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में पैरवी करता रहा है। नेपाल चीन या किसी बाहरी दखल से प्रभावित हुए बिना राजनीतिक समस्याओं का हल खोजने में कामयाब जरूर होगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है कि ये जो गुपचुप तरीके से चीन दखल दे रहा है, अपने जो खतरनाक मंसूबे हैं, ये चीन नेपाल के साथ नहीं, चीन को ये करना ही है। चाहे भारत के साथ हो, दूसरे देशों के साथ हो, हमेशा अलर्ट मूड में रहता रहिए। लेकिन ये जो मंसूबे हैं जिसे छुपाने की कोशिश करता है, या कहते हैं ना कि एक चालाकी चाल जिसको कहना चाहिए चीन के लिए, वो कहीं ना कहीं नेपाल के लिए जो अभी स्थितियां दिख रही हैं वो ठीक नहीं दिख रही। लेकिन इसके बीच में एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, जिनका हमने यहां जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काफी सपोर्ट चीन का उनको है। क्या है इन सबके पीछे? और सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है कि भारत को निश्चित तौर पर देखिए सतर्क रहने की जरूरत है। पड़ोसी देश है, हमें निश्चित तौर पर तमाम चीजों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार जो अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता जो है, वो क्या दृष्टिकोण बना रही है और ओली का कितना प्रभाव रहेगा, चीन के जो मंसूबे दिख रहे हैं वो कितना प्रभाव डालेंगे। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका मैं परिचय करा दूं, रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रफुल्ल बख्शी जी। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भूतपूर्व राजदूत हैं जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे ही करना चाहूंगी। सबसे पहले तो यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि आखिरकार चीन के जो मंसूबे अब नेपाल के लिए हैं, क्या माना जाए, सपोर्ट है, नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता जो बनी हुई है वो प्रभाव डालेगी? देखिए, हम जिसे बात करते हैं, चीन ने तो दखल अंदाजी नेपाल में 1950 से ही कर दी थी। ये नई बात नहीं है। वो तो दूसरी बात है कि उनका एम्बेसडर 1960 से आया, वो पर उन्होंने ऑलरेडी ही दखल अंदाजी कर दी थी। यहां तक कि 1950s में जब इंडियन मिलिट्री मिशन नेपाल में थी, उस समय चीन ने आपत्ति उठाई थी और 1959-60 में मिशन को हटाना पड़ा वहां से और इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग एडवाइजरी ग्रुप बनाना पड़ा उसको। चीन ने तब से दखल अंदाजी शुरू कर दी थी और भारत को भी पता था कि भारत को तिब्बत में जो चीन ने किया वो भी पता था, नेपाल को भी पता था कि जो चीन ने तिब्बत में किया। और 1955 में नेपाल ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो उसने तिब्बत में किया है, और नेपाल को पता था वो चीन की खिलाफत नहीं कर पाएगा। यहां तक कि इतना भी हो गया था कि अपनी पब्लिक रिलेशन इतनी कम हो गई थी नेपाल में कि नेपाल से हम अगर कोई भी ट्रीटी नेपाल के साथ करते थे, जो भी कुछ करते थे, तो नेपाल के लोगों को अंदर उनके पॉलिटिकल बॉडीज को रिजेंटमेंट होती थी। अब उस समय भी चीन का दखलंदाजी थी। तो ये दखलंदाजी बड़ी पुरानी है और इस समय चीन इसलिए कंट्रोल करना चाहता है कि इस एरिया में तिब्बत को सेफ रखने के लिए वो नेपाल से एब्सोल्युटली एक फर्म बेस बनाना चाहता है। और चाइना ने देख लिया इंडिया एक बहुत ही भयंकर ओपोनेंट बनता जा रहा है चाइना का, और उसको दूर करने के लिए उसको एक बेस चाहिए जिसको कि वो नेपाल को बना रहा है। नेपाल को वो आर्थिक सहायता ही नहीं दे रहा, नेपाल में रेलवे खड़ी कर रहा है, रोड्स खड़ी कर रहा है,
सारी ट्रेड इंक्रीज कर रहा है। यहाँ तक कि आपने शर्मा ओली साहब को देख लिया, किस तरीके से चाइना के हाथ में खेल रहे हैं और किस तरीके से हमारी जो ट्रीटी है, जो नेपाल में जो इंटरवेंशन है, काला पानी में इंटरवेंशन है, सबके पीछे चाइना का हाथ है और चाइना टोटल सपोर्ट कर रहा है। इस समय चाइना अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है इस एरिया में और भारत उसका अपोनेंट है। भारत को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेपाल को अपना साथ रखेगा। दूसरी तरीके से तरफ से बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान को साथ में दिया हुआ है। दूसरी लैंग्वेज में जैसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, तो ये बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग नेपाल से स्टार्ट होता है। और इस समय आप देख रहे हैं कि नेपाल की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के इतने फ्रेंडली नहीं है जितनी हम सोचते थे। चाहे लोग कहते हैं हिंदी में बड़ा अच्छा लगता है रोटी बेटी का रिश्ता, ये सब कुछ बातें सिर्फ निबंध लिखने में अच्छी लगती हैं, वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे। और किसी हालत में भी नेपाल जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से जो नेपलीज जो दो ओरिजिन, एक तो इंडियन ओरिजिन के हैं, एक जो है पहाड़ी ओरिजिन के जो है वो इंडिया को चाहते ही नहीं है। भूटान ने हमको थ्रेट समझा, नेपाल को सदैव थ्रेट समझता आ रहा है। और जब से बिहारियों ने जाके अंदर जाके माइग्रेशन शुरू कर दी है, उसके बाद और भी हमारा जो रिलेशनशिप बिगड़ने लगी है। इस समय हमको ओवर टाइम काम करना है अगर रिलेशन ठीक करने हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए जितेंद्र जी के पास आएंगे। जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि क्या नेपाल की जो राजनीतिक अस्थिरता है और केपी शर्मा ओली का जिस तरीके से संबंधों की बात की चीन बहुत सपोर्ट करता है और बहुत सहयोग है, भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत भी है, ये जो चाल है या गुपचुप दखल है नेपाल में चीन का, आप इससे क्या मानते हैं? देखिए, भारत को जहाँ तक सतर्क रहने की जरूरत है, ये तो मैं जानता हूँ, बता दूं आपको कि भारत को अभी से नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सतर्क होने की जरूरत थी चीन के खिलाफ और नेपाल के लिए भी। बिकॉज हम रोटी बेटी का संबंध बताते रहते थे, हम ये बताते रहते थे कि ये संबंध ऐसे हैं कि हमें घबराने की कोई फ्रेंडशिप की संधि, और हम ये एक तरह से भूल गए थे। हम सोचते थे नेपाल तो हमारे भाई के आड़ में हमारे पिछवाड़े की जगह है और कोई हमें दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि नेपाल और कहाँ जाएगा अगर हमारे पास नहीं आएगा तो। लेकिन हमें उस वक्त ये ध्यान देना चाहिए था कि बीच बीच में कई बार नेपाल में जब लोकतंत्र की सुगबुगाहट उठी तो वहाँ की राजाशाही ने ये किया। वहाँ की राजाशाही हर बार भारत के प्रति सशंकित रही और 1975 में भी रही। जब हमने सिक्किम को अनेक्स किया था तो नेपाल में नेपाल की राजशाही में बड़ी घबराहट हुई थी। बहरहाल चीन इसी बीच अपनी प्रक्रिया, अपनी पहुंच बनाता गया और अब हालत यह है कि चीन की पहुंच जो है नेपाल में काफी बढ़ चुकी है। नेपाल की जीडीपी का 1/3 हिस्सा करीब चीन के कर्ज के तरह दबा हुआ है। मतलब चीन का कर्ज नेपाल की जीडीपी के 1/3 से थोड़ा सा कम ही होगा। तो अब ऐसी हालत, हम उतना कर्ज दे नहीं सकते, बिना जाने सुने चीन की तरफ पैसा फेंक नहीं सकते, लेकिन हमें लगातार नेपाल से इस तरह की वो करनी चाहिए थी, इस तरह की आप कह सकते हैं समझदारी करनी चाहिए थी, नेपाल को अपने पाले में रखना चाहिए था। और केपी शर्मा ओली का तो पता है कि केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, तो इसलिए उनके सत्ता में आते ही नेपाल ने अपना नया एम्बेसडर हाउ यांगची को वहां भेज दिया, जो कि अपने चाम से उन्होंने यहाँ तक किया कि नेपाली गवर्नमेंट नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से बिना किसी प्रोटोकॉल के सीधे मिलने लगी, जो कि जनरली होता नहीं है। लेकिन अब चीन ने जो अपना दबाव वहां बनाया है, चीन के करीब वहां पर 37 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें हाइडल पावर के ट्रांसमिशन लाइन, प्रोडक्शन जनरेशन लाइन से लेकर के मकान बनाने, यूनिवर्सिटी बनाने, काठमांडू का रिंग रोड बनाने, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें नेपाल को काफी कुछ पैसा मिला है। लेकिन अब स्थिति ये है
कि नेपाल एक तरह से उनके चीन के चंगुल में फंसा हुआ था। केपी शर्मा ओली ने जब थोड़ा सा ज्यादा ही आगे बढ़ करके भारत के साथ बाउंड्री के मामले को लेकर के अपने रिश्ते बिगाड़ने शुरू किए, तो आपने देखा कि उनकी पार्टी में ही खटास पड़ गई, दरार पड़ गई, जो मिली हुई पार्टी थी प्रचंड की और इनकी। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां की जनता भी इसके खिलाफ हो गई। तो ये तो खैर केपी शर्मा ओली निकल गए, लेकिन अब फिर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो कहावत है हिंदी में कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, शायद ओली की समझ में आए कि भारत के खिलाफ इतना कुछ बड़बोलापन जैसे उन्होंने पहले किया था वो करेंगे तो फिर से जनता भी और उनकी पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ओली थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे, जैसा कि उन्होंने अपने पिछले प्रधानमंत्री तो काल में आखिर में दिखाई थी। तो मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन अगर इसके बदले नेपाली सरकार की कांग्रेस होती, नेपाली कांग्रेस की सरकार होती, तो मेरे ख्याल से भारत के लिए ज्यादा ही निश्चिंतता की बात होती। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बात वही है कि कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई, एक गुट जो है वो चीन के खिलाफ है और इसीलिए चीन थोड़ा सा घबराया है। देखिए समीकरणों से घबराया है और उसको ये लग रहा है, पूरा दांव लगा रहा है कि वो नेपाल, मालदीव और श्रीलंका में दखल देकर अपनी पसंद की सत्ता ले आए। देखिए ऐसा वो सोच सकता है, करने का प्रयास कर सकता है, पर ये राह इतनी आसान होगी नहीं। ओली का समर्थन करके आप यदि ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा, जिस तरीके से जितेंद्र जी ने भी बोला कि बड़बोलापन जो भारत के खिलाफ है करवा रहे हैं या वो खुद कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन आप आगे की सत्ता को हथिया लेंगे, ये इतना आसान नहीं लगता। प्रफुल्ल बख्शी जी अपनी बात रखिएगा। मैं जितेंद्र साहब की आवाज सुन नहीं सका बिकॉज ऑफ द सॉन्ग, बट मैं कहूं कि जो चाइना है वो बिल्कुल अपना जमावड़ा बना रहा है चारों तरफ, और वो क्या सोचता है कि उसका जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, देखिए सब हम अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं, इसमें कोई गलत और सही नहीं है। अगर हम कहें कि ये कोई पाप और पुण्य का खेल है, नहीं है। चाइना जो कर रहा अपने हित में कर रहा है, भारत ने अपने हित में काम नहीं किया, हम पीछे रह गए और इसीलिए चाइना बाजी मार गया है। और इसीलिए अब हमको ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश को उसने थ्रेटन किया है, अभी वो थ्रेटन बांग्लादेश को करेगा और श्रीलंका जो आगे बढ़ रहा है उसको भी थ्रेट कर सकता है। वो अब बात बड़ी, पाकिस्तान में उसने टोटली CPEC, गौदार, एवरीवेयर उसका टोटल जमावड़ा है। तो इस समय भारत की स्थिति कठिन बनती जा रही है और चाइना जो है एक किस्म से हावी होता जा रहा है हम पर। अगर हम सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से प्रॉब्लम को कर लेंगे, जब तक वो खत्म नहीं हो। बिल्कुल, चलिए तो देखिए एक बात है कि भारत को सतर्क शुरू से रहना था, ये बात दोनों ही गेस्ट ने बोली है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस वक्त की जो स्थितियां हैं, जो ड्रैगन है, जो चीन है, जो लगातार ऐसी हरकतें करता है, उसके मंसूबे बिल्कुल अलग होते हैं। ये सबके लिए होता है। देखिए आदत में है कि पहले हाथ तो बढ़ाते हुए दिखाएंगे कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, हम साथ हैं, लेकिन वो हाथ कब पीछे खींच ले या कब पीछे से वार करे, इसको लेकर संदेह हमेशा चीन पे रहा है, कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है जितेंद्र जी, क्या लगता है आपको? ये बात आपने भी बोली कि भारत को शुरू से ही सतर्क रहने की जरूरत थी, लेकिन अभी जो स्थितियां नेपाल में बन रही हैं, इसका भारत के साथ यदि हम रिश्तों को जोड़कर देखें तो क्या कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा? हालांकि जो जानकार हैं वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो घटनाक्रम होते हैं, क्योंकि चीन कुछ भी कर सकता है, कैसे भी बहला सकता है, कोई भी षड्यंत्र कर सकता है, उसके बाद लगता है कि कोई जो नेपाल भारत के रिश्ते उन पे कोई फर्क पड़े? देखिए नेपाल भारत के रिश्तों की जहां तक बात है, तो जैसे कि प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा है कि क्या होता है कि हर देश अपने हित में काम करता है और इसलिए भारत भी अपने हित में काम कर रहा है और नेपाल भी, और नेपाल के हित में उनकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि भारत नेपाल के लिए, हेलो
जी जी जितेंद्र जी आप बोलिए। जितेंद्र जी मैं बीच में रोक रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपकी आवाज प्रफुल्ल बख्शी जी सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए बीच में कुछ थोड़ा सा इंटरप्ट मैंने बीच में किया। आप अपनी बात रखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है टेक्निकल टीम से प्लीज थोड़ा सा वेरीफाई कीजिएगा ताकि प्रफुल्ल बख्शी जी सुन पाए जितेंद्र जी की बात को। मैं भी नहीं सुन पाया था उनकी बात, कुछ यहाँ भी लगता है एक बार में एक ही की बात सुन आपकी टेक्निकल। ठीक है, हम कोशिश करवा रहे हैं, लगातार हमारी टीम काम कर रही है, आप अपनी बात रखिएगा। तो देखिए ऐसा है कि नेपाल के लिए लाइफलाइन भारत है। नेपाल के लिए जितनी भी चीजें आती जाती हैं, जो भी उनकी अर्थव्यवस्था की सामग्री होती है, पेट्रोल हो, डीजल हो या और भी खाने पीने की सामग्री, सारी चीजें भारत के बंदरगाहों से होके आती हैं, क्योंकि वही लाइफलाइन है। और अब उस नेपाल के लिए फिलहाल तो वही लाइफलाइन है, लेकिन चीन उस लाइफलाइन को बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन जो है वो लासा से लेकर के और चिरांग से होते हुए काठमांडू होते हुए लुम्बिनी तक रेलवे लाइन बना रहा है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि 6 अरब डॉलर की ये रेलवे लाइन जो है ये चीन के बंदरगाहों से नेपाल को जोड़ेगी, ताकि चीन से सामान उधर से आ सके और वो सस्ता पड़ेगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि नेपाल का हित इसमें इसलिए नहीं है कि ये लाइन पहली तो 5 साल में बनेगी, दूसरी इस लाइन के होते करीब 4 अरब डॉलर का नेपाल के ऊपर कर्जा हो जाएगा, और तीसरी चीज ये लाइन जो है, इस लाइन का 75 किलोमीटर ऐसा है जो सिस्मेटिक प्रोन है, जिससे कि वहाँ बड़े भूकंप आने की संभावना होती है और लाइनें बनाने का काम मुश्किल होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि कम से कम आगे आने वाले 5 साल तक, अगर चीन अभी से ये लाइन शुरू भी करता है, तो भी अगले आने वाले 5 साल तक नेपाल को अपनी जरूरतों के लिए भारत के रास्ते पर निर्भर करना पड़ेगा। और इसीलिए नेपाल शायद ये इतनी जल्दी भारत से विमुख न हो पाए, और हमारे पास ये समय जो है ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है कि इसमें हम नेपाल को ये समझाने में समर्थ हो जाएं कि उनका भला हमारे ही साथ है, क्योंकि कल्चर की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से हम एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। प्रफुल्ल बख्शी जी क्या लगता है, एक बात ये भी आती है कि नेपाल जो है वो चीन या किसी बाहरी दखल से प्रभावित हुए बिना राजनीतिक समस्याओं का हल खोजने में कामयाब होगा, ऐसा आपका क्या मानना है? इसके आपका क्या मत इसको लेकर? आपका क्वेश्चन ये क्लियर करा दीजिए, क्या चीन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जो नेपाल है, अभी जो राजनीतिक स्थिरता वहां बनी हुई है, प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली जी, लेकिन ये जो स्थितियां वहां निर्मित हो रही हैं कि ओली जी को बड़ा समर्थन चीन का है, और लेकिन जो चीजें बन रही, क्योंकि एक गुट ऐसा है नेपाल में जो, देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी टूटी, एक गुट है वो चीन के खिलाफ है। ऐसे में नेपाल की स्थिति की हम यदि बात करें तो नेपाल जो है वो चीन या किसी भी बाहरी दखल के बिना अपनी इन राजनीतिक समस्याओं का हल कर लेगा, या कहीं ना कहीं चीन उलझा के रखेगा? चीन उनको उलझा के रखेगा और नेपाल को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देगा। चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना स्ट्रांग है, आप समझ नहीं सकते। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी थी, मेरे फादर वहां थे, मैं बचपन में वहां था जब चाओ एन लाई आए थे, 1959 की बात है। उस समय उनका प्रभाव देखा था। उन्होंने ओपनली इंडियन एम्बेसी में आके प्राइम मिनिस्टर नेहरू को बोला था, व्हाट इज योर इंडियन मिलिट्री मिशन डूइंग हियर। इतना उनका प्रभाव है। तो क्वेश्चन यही है कि आप नेपाल चीन के प्रभाव से नहीं निकल सकता, और नेपलीज जो पॉलिटिक्स है वो चीन के प्रभाव में रहेगी, और बहुत बड़ी तादाद में चीन का सपोर्ट है नेपाल में। आप ये मत सोचिए कि वो फौजी ताकत से लेकर नेपाल में घुसा है, नेचुरल फीलिंग्स भी चाइना के लिए हैं। और जो उस साइड में बॉर्डर की तरफ है, कई ट्राइब्स ऐसी हैं जो टोटली लॉयल टू चाइना है। नेपाल को ये भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इतनी जल्दी नहीं होगा। और जैसे कि त्रिपाठी साहब अभी बोल रहे थे, ये कुछ ही सालों की बात है, और जब अगर उन्होंने ये रोड चाइनीज पोर्ट के साथ में कनेक्ट करा दिए तो हमारा प्रभाव और भी कम हो जाएगा। इस समय हमको चाइना के, नेपाल के साथ में और मेजर प्रोजेक्ट्स की बात सोचनी चाहिए। उनके
68 में जब मुझे कमीशन मिली थी तो मेरे साथ एक नेपालीज एयरफोर्स ऑफिसर भी था। याद है, कोई सोच नहीं सकता कि नेपाल ने एयरफोर्स बनाने की बात कब करी थी। इंडिया ने बड़ा ट्राई किया, वो बेचारे ऑफिसर की मौत हो गई ट्रेनिंग में, और इसीलिए वो बात निकल गई। अभी भी मौका है कि इंडिया को उनको हर तरफ से मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके थ्रेट जो हो रहे हैं, उस थ्रेट को किस तरीके से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। नेपाल में मैंडरिन सिखाने के स्कूल खोले जा रहे हैं। आप सोच लीजिए, इतने स्कूल हैं जो चाइनीज लैंग्वेज सिखा रहे हैं। इस समय भारत को ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे। सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं सोच के कि हम बड़े क्लोज हैं, रिश्ते हैं, हमें उसमें आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। साइंटिफिक डेवलपमेंट में उनको उनके प्रोजेक्ट्स को हेल्प करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। हमें शायद ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े, इसमें कोई बात नहीं है, पर अगर नेपाल इंडिया के इन्फ्लुएंस से निकल के चाइनीज बेस बन गया तो उस लिए वो हमारे लिए बहुत ही कठिन दिन होगा। बिल्कुल ठीक बात है जितेंद्र जी। वाकई में देखिए, हम क्योंकि जब भी ऐसे मुद्दों पर बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश ये होती है कि वाकई में वहाँ की स्ट्रैटेजी क्या है, वहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या हैं, उनका दूसरे देशों से प्रभाव क्या पड़ेगा, हम इस पर बात करते हैं। और उस चर्चा के माध्यम से भी निकालने की कोशिश यही हो रही है कि आखिरकार भारत सतर्क रहे तो क्यों रहे, क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये भी हमने बात की है। एक बात है जो मैंने प्रफुल्ल जी से भी पूछा यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि नेपाल को वाकई चीन की जरूरत पड़ेगी या चीन दखल करेगा, या फिर अपनी जो स्थितियां वहां फिलहाल बनी हुई हैं उनसे वो आसानी से बिना किसी दखल के आगे निकल सकता है? और भारत दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उसको खाली चीन की जरूरत पड़े या भारत की जरूरत पड़े, उसको दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चीन के दखलंदाजी से निकलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि चीन के साथ जो इतना बड़ा कर्ज का मकड़ जाल जो चीन ने फैलाया हुआ है नेपाल से, उससे हटने के लिए बहुत परेशानी होगी नेपाल को। बड़ी जद्दोजहद हमें भी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि आप ये सोचिए कि चीन द्वारा ये प्रस्तावित रेल लाइन लुम्बिनी तक आ रही है, मतलब लुम्बिनी तक चीन की पहुंच हो जाएगी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। अभी तो चीन के और हमारे बीच में नेपाल एक बफर स्टेट बना हुआ है, लेकिन चीन की कोशिश यही है कि वो लुम्बिनी तक आ जाए। चीन के उकसावे पे ही देखिए, चीन के उकसावे पे ही नेपाल ने बॉर्डर की वो किया कि लिपियाधुरी में बॉर्डर है कि कहाँ है, काली नदी का बॉर्डर जो था वो चीन के उकसावे पे किया। हालांकि चीन स्पष्टता, इसलिए चीन ने स्पष्टता वो नहीं किया, उसमें आगे बढ़कर के बात नहीं किया, आगे बढ़ के घोषणा नहीं की भारत के खिलाफ, क्योंकि उस बॉर्डर पे ही एक चेक पोस्ट पे, बॉर्डर चेक पॉइंट पे चीन और भारत का समझौता 2008 में हुआ था, जिसका मतलब कि चीन ने ये परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया था कि वहां तक भारत का बॉर्डर है। और अब अगर नेपाल कह रहा है कि वहां तक भारत का बॉर्डर नहीं है, तो चीन उस चीज को नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, इसलिए परोक्ष रूप से चीन उसको, नेपाल को उकसा रहा है। अभी देखिए, अभी स्थिति यह है कि चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाएगा, आर्थिक प्रभाव, कर्ज का प्रभाव बढ़ाएगा, और चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, इसलिए एक बिरादरी का जो है, ब्रदरली जो कॉमरेडरी जो है, वो दोनों के बीच में डेवलप करने की कोशिश होगी। ऐसे में हमें सतर्क बहुत रहना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि हमको नेपाल को, इन छोटे छोटे देशों को जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनको काफी शिकायतें ये रही हैं कि हम बिग ब्रदरली एटीट्यूड अपनाते हैं, यानी दादागिरी दिखाते हैं बड़े होने के नाते। वो हमें वो चीज हटानी होगी और इनको थोड़ा सा लचीला होकर के हमको और मदद देनी होगी, और ये बताना होगा, ताकि हम बताने में, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में बताने में हम ये सफल हो जाएं कि नेपाल का हित ज्यादा भारत के साथ रहने में ही है। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कहीं ना कहीं समय समय पर जिन चीजों की जरूरत है उनको आपको दिखाना और बताना जरूरी होगा। कुछ कहना चाह रहे हैं बख्शी जी? मैं ये कहना चाह रहा था कि और एक चीज मैं आपको अवगत करा दूं
पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है चाइना में और जो नेपाल में, और नेपाल और चाइना को पूरा पता है, चाइना मदद कर रहा है। जब उन्होंने हमारा कमांडर यादव पकड़ा, उन्होंने वहां पे जो ईरान बॉर्डर पे, तो हमने एक उनका कर्नल पकड़ा है यहाँ पे, और अभी तक उसको आगे रिवील नहीं किया, पाकिस्तानी कर्नल पकड़ा गया है। बहुत ज्यादा तादाद में ISI इस समय इन्फ्लुएंस कर रही है नेपाल में, तराई के इलाके में, और हमारी इंटेलिजेंस को तगड़ा होना पड़ेगा। और इस समय नेपाल की आर्मी के साथ में हमारे जो पुराने रिलेशन है, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके जो रिक्रूटमेंट सेंटर है, रिटायर्ड पर्सनल होम्स हैं, उनमें जाके डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल की जो जनता है वो मेंटली बहुत ही झुकी हुई है फौज की तरफ, और बहुत इज्जत देती है अपने रिटायर्ड फौजियों को। उस माध्यम से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम ये सब कुछ कदम उठाएंगे तब ठीक होगा, नहीं तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चाइना बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे दोनों का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि बहुत सारी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होगा। और हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक बात है कि जो हम बात सोचते हैं कि नेपाल चीन या किसी बाहरी दखल से प्रभावित होकर तमाम चीज़ों का समाधान कर सकता है, लेकिन चीन जो है वो अपनी हरकतों से बाज होने वाला नहीं है। बहरहाल, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात कर रहे थे कि नेपाल के रास्ते चीन की चाल, वो इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नेपाल के बी शर्मा ओली की हम बात करें तो उनको कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट है। देखिए, विदेशी जो जानकार होते हैं, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, वो कहीं ना कहीं ये बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको चीन का समर्थन है प्राइम मिनिस्टर को। हालांकि एक गुट नाराज है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई, लेकिन फिर भी चीन अपनी तरफ से पकड़ की कोशिश करेगा। वो निश्चित तौर पर यह चाह रहा है कि नेपाल, मालदीव और श्रीलंका में पसंद की सत्ता हो, वो चीन ऐसा चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, भारत को इन तमाम चीजों पर नजर रखने की जरूरत भी है, पूरे घटनाक्रम पर, क्योंकि रिश्ते यदि नेपाल के साथ अच्छे हैं तो वो रिश्ते बने रहें, क्योंकि चीन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।